Hello everyone, this is CS Priyanka. I warmly welcome you all to my platform Debit Guru. Hope you all are really doing great. So today we will be discussing about Multi-State Cooperative Societies Act 2002. First of all, let me start with what is cooperative societies and why there was a requirement to frame this act. Because before going into the deep discussion, we should always analyze why this act came into existence, right? So, what is cooperative society? I'll give you an example that I stay in Avni, Oxford, which is a residential complex in Calcutta, and we are having a cooperative society. As we are having 500 flats, there are 500 members per flat. Means if there are 500 flats, there are 500 members, say for approx. So in that case, a cooperative society is framed which will just focus on the benefit of members. इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को पूरे स्टेट से पूरे इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए बनी है, ये सिर्फ अपनी बेनिफिट ऑफ मेंबर्स के लिए बनती है. साल में कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, सारे जितने भी खर्चे होते हैं जो जो ये लोग डिपॉजिट मनी लेते हैं अपने मेंबर्स लोगों से, ये लोग उसका एजीएम कंडक्ट कराते हैं, मतलब जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट कराते हैं और उसके अंदर में जैसे अपने कंपनीज में फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह ले डाउन करते हैं, ये लोग भी वैसे ही करते हैं कि हमने इतना डिपॉजिट लिया था आप लोगों से और आपको ये फैसिलिटीज दी, हमने रंग कराया पूरे कॉम्प्लेक्स में, हमने स्विमिंग पूल बनाई, हमने जिम का रेनोवेशन कराया, हमने अगर कोई मंदिर है तो मंदिर का रेनोवेशन कराया. तो ये सारी चीजें ये लोग ले डाउन करते हैं. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वही होती है जो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनाई जाए. तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्यों आई? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो एक्ट होती है ना, वो स्टेट बेस्ड होती है. मतलब अगर रजिस्ट्रेशन कराना है वेस्ट बंगाल में एक सोसाइटी, तो आपको वेस्ट बंगाल की सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट मतलब स्टेट एक्ट फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टेट वाइज होती है. वहीं अगर उत्तर प्रदेश में करवाना है तो उत्तर प्रदेश की स्टेट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे अलग प्रोसीड्यूर होता है इसको इनकॉर्पोरेट करने का. तो क्या हुआ, कई मेंबर्स जो हुआ करते थे वो लोग एक से ज्यादा स्टेट में डील करते थे, एक से ज्यादा स्टेट के अंदर में इन्वॉल्व थे. तो उस केसेस में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आई. दिस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस. इसमें से क्या हो सकता है, अगर एक मेंबर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी रहता है, अगर वो काम करता है, तो उस केसेस में क्या हो सकता है, आप सिर्फ एक ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट रजिस्टर एक ही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर आप रजिस्टर कराइए, दैट इज MSCS. मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसके अंदर मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में MSCS करके लिखा है और CS को मैंने लिखा है, मतलब CS मतलब होगा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि स्टेट सब्जेक्ट है. अगर आपको एक से ज्यादा में अगर आपका बिजनेस ऑफ ऑपरेशन है एक स्टेट से ज्यादा में, तो उस केसेस में आप इस एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. देर आर 15 चैप्टर्स, देर आर 15 चैप्टर्स अंडर दिस एक्ट. 15 चैप्टर्स हैं इसके अंदर में और 2 स्केड्यूल है, जिसमें से जो सेकंड स्केड्यूल है इसका, वो नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताता है कि कौन कौन से नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इस एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर में इफको जो है हमारा एक है. ठीक है, समझ गए. तो ये सारी चीजें लिखी हुई है. यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उसके बाद फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश और उसके बाद न्यू दिल्ली. ये एप्लीकेबल है टू द होल ऑफ इंडिया. इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास में होता है.
जो सेंट्रल रजिस्ट्रार होते हैं उसके पास में होता है, जो सारी फंक्शनिंग देखते हैं सोसाइटी की, और इसके बाईलॉज वगैरह को अगर कुछ अमेंडमेंट करना है या रजिस्टर करना है तो ये सारी जो अथॉरिटी दी गई है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास में है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है आप देख लो, नाफेड है, ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अच्छा, ये जो वर्ड लिमिटेड है ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि लिमिटेड जो है आप लोगों को सब सीएस वाले हैं, सबको पता है कि लिमिटेड तो हम लोग मैम पब्लिक लिमिटेड कंपनी के आगे ही लिखते हैं। अगर कोई लिमिटेड कंपनी है तो इसके अंदर में क्यों लिखा है? तो एक्ट के अंदर में ये स्पेसिफाई किया गया है गाइस कि लिमिटेड वर्ड एफिक्स किया जाएगा, मतलब सफिक्स किया जाएगा, सॉरी एफिक्स नहीं सफिक्स किया जाएगा उन नामों के आगे जिनकी लायबिलिटीज जो होंगी वो लिमिटेड होंगी। So this has been particularly mentioned in the act itself. Okay. Now, as I was saying about National Cooperative Society, what is National Cooperative Society? It means those multi-cooperative societies which are mentioned in second schedule. So these are the cooperative societies which are mentioned in the second schedule, in which IFCO is one of them. Okay, fine. Now, how should we make application for registration, and to whom should we make this application? As I said, the administrative authority is with central registrar, so application need to be made to the central registrar. Okay. So साइनिंग किस किस की होनी चाहिए? केसेस मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और साइनिंग एप्लीकेशन कौन कौन साइन करेगा ये भी लिख दिया है। अगर मेंबर्स हमारे सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं, कौन सिर्फ इंडिविजुअल हैं, तो मिनिमम 50% क्या है, फ्रॉम ईच ऑफ दी स्टेट, हर एक स्टेट से जिसमें आप ऑपरेट करना चाहते हैं उसमें से मिनिमम 50% जो है आपकी सिग्नेचर उस एप्लीकेशन में जो सेंट्रल रजिस्ट्रार को हम करने वाले हैं फॉर रजिस्टरिंग माई कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर दिस एक्ट, आई नीड टू मेक द साइंड एप्लीकेशन मिनिमम ऑफ 50% फ्रॉम ईच कंसर्न स्टेट। ओके, अगर आपकी मेंबर्स जो हैं, आपके जो मेंबर होने वाले हैं, तो प्रपोज कोऑपरेटिव सोसाइटी के, प्रपोज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहती है, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक मेंबर होना चाहती है हमारी प्रपोज्ड एमएससीएस के, उस केसेस में जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ऑन बिहाफ ऑफ मिनिमम 5 सोसाइटीज, ऐसी 5 सोसाइटी के जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो लोग क्या करेंगे, साइन करेंगे एप्लीकेशन को। तो ऐसा ही मैंने लिख दिया है यहाँ पर, जो मैंने बोल्ड वगैरह करा है उसी से आपको लर्न करना है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर एमसीक्यू आएंगी आपके इफ्को के एग्जाम में तो आपसे पूछा जा सकता है। जी, समझ गए। अब वैसे ही है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका कोई दूसरा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर द मेंबर, यानी अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आपका मेंबर है, कोई दूसरा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, कितने रिप्रेजेंटेटिव को साइन करना पड़ेगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच सोसाइटी एंड 2 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी बी शैल बी सच एज रिगार्डेड नॉट रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। और बाकी सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इंडिविजुअल, अगर ये तीनों का आपके यहाँ कॉम्बिनेशन है तो आपको इन सब से एप्लीकेशन साइन करवानी पड़ेगी। अच्छा, जो बाईलॉज होते हैं, व्हाट आर बाईलॉज? बाईलॉज वो रूल्स और रेगुलेशंस, जैसे अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं कंपनी के केसेस में, वैसे ही सोसाइटीज के केसेस में हम लोग बाईलॉज बनाते हैं, जिसके अंदर में रूल्स और रेगुलेशन लिखी रहती है कि हम लोग कंपनी को किस हिसाब से चलाने वाले हैं, कंपनी को किस हिसाब से हम चलाने वाले हैं, ये सारी चीजें लिखी रहती है कि, और हमें किस हिसाब से चलानी है कंपनी, ये सारी चीजें लिखी रहती है। अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाई हो जाता है कि आप मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑपरेट सही में करना चाहते हो और सारे कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो, तो वो जो सोसाइटी जो बाईलॉज होते हैं आपके, उसको क्या करते हैं ये लोग क्या कर देते हैं, रजिस्टर कर देते हैं।
और एप्लीकेशन अगर जो हमने रजिस्ट्रेशन का दिया है अगर वो रिफ्यूज करता है, सॉरी डिस्पोज उसको करना पड़ेगा कितने कितने महीने के अंदर, 4 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट। अगर वो रिफ्यूज करता है तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा कि वो क्यों रिफ्यूज कर रहा है, सामने वाले को बोलेगा। और विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट अगर कोई रीजन नहीं दिया गिवन एप्लीकेशन इट इज डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। और 4 महीने के अंदर अंदर ना तो वो रिफ्यूजल दिया, ना तो उसने कहा ना मैं रिफ्यूजल देता हूं और ना ही मैंने एक्सेप्ट किया है, तो वो हो जाएगा आपका डीम्ड एक्सेप्टेंस। उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा साइन करके कि चलो आज से आप अस्तित्व में आ चुके हो और आज से आपकी रजिस्ट्रेशन मानी गई है। ठीक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी फीचर्स क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, यानी किसी के जाने या किसी के आने से सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ती है। कोई मेंबर मर गया तो भी सोसाइटी डिसॉल्व तो नहीं हो पाएगी। ठीक है। उसके बाद में कॉमन सील होनी जरूरी है। ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर्टी वगैरह जो है मूवेबल और इमूवेबल क्या कर सकते हैं हम लोग, जो मेंबर्स वगैरह होते हैं ये लोग डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। ठीक है। सूट्स और डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर भी एंटर कर सकती है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और भी बहुत सारी चीजें नेसेसरी जो है वो कर सकती है, मतलब किसी पार्टी को स्यू कर सकती है और खुद भी स्यू हो सकती है किसी पार्टी से, ये भी लिखा हुआ है। अगर ट्रांजैक्शन गुड फेथ में एंटर किया गया प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, शैल बी डीम टू बी द ट्रांजैक्शन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यानी वो ट्रांजैक्शन वैलिड मानी जाएगी, उसको आप डिसअप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है। सेक्शन 10 जो है वो बाइलॉज के बारे में बताता है, बाइलॉज ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके अंदर जैसे मैंने बताया था ना आपको कि आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी में होती है जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस ले डाउन करते हैं। एक सेकेंड, मेमोरेंडम और एओए, ठीक है। तो ये अगर आप बाईलॉज के अंदर में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, सेक्शन 11 बताता है, तो आप अमेंड कर सकते हो उसको। ये सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, इट शुड बी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल रजिस्ट्रार, ऑब्वियसली 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। ये देखना, ये लर्निंग टेक्निक रखना कि जहां भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट आपको रखी पड़ेगी ना, वहां पर 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी आएगा ही। ठीक है। इतने की मतलब क्या चाहिए, हाँ चाहिए, कंसेंट चाहिए और 15 दिन का क्लियर नोटिस देना पड़ेगा प्रपोज अमेंडमेंट के। मतलब आप अमेंडमेंट करने जा रहे हो, सारे मेंबर्स को 15 दिन पहले बता दो कि हम ये अमेंडमेंट करने वाले हैं। उसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार क्या करेगा, 1 महीने के अंदर अंदर इसको अप्रूव कर देगा एप्लीकेशन को, अगर उसको लगेगा कि ये बहुत ही वैलिड है। और अगर रिफ्यूज किया तो वो इंटीमेट करेगा 15 दिन के अंदर कि रिफ्यूजल का ग्राउंड क्या था। ठीक है। अगर कोई रिफ्यूज नहीं किया, हाँ नहीं बोला तो ना नहीं बोला तो मान लेंगे भैया हाँ ही है। ठीक है। उसके बाद में अगर इफ द नेम अगर चेंज हो जाता है बाय अमेंडिंग द बाईलॉज, तो दिस डज नॉट मीन्स कि आपकी जो मेंबर्स की जो पास्ट लाइबिलिटीज हैं वो राइट ऑफ हो गई। मेंबर्स की जो लाइबिलिटीज रहेंगी वो हमेशा रहेंगी। ठीक है। भले ही नाम आपने चेंज कर लिया हो चाहे नहीं किया हो, ये बहुत ही लॉजिकल चीज है, होनी भी चाहिए। उसके बाद में एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए फॉर ऑल एमएसएमईज, एमएसएमईज बोल रही हूँ, फॉर ऑल एमएससीएस, यानी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा, हेड ऑफिस जो होगा कंपनी केस में, अपने इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोला गया, जहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स, जो इनकम टैक्स की हो, चाहे आरओसी, चाहे आपकी सेंट्रल रजिस्ट्रार की हो, इनके सारे करस्पॉन्डेंस वहां पर जाकर के जाएंगे। उसके बाद में जैसे कि अपने कंपनी में लेटर हेड वगैरह में अपने नाम लिखते हैं, कंपनी का सिन नंबर वगैरह लिखते हैं, वैसे ही सारी लेटर हेड में और साइन बोर्ड्स के ऊपर में जहां मेरी प्रिंसिपल बिजनेस है या फिर जहां मेरी कॉरपोरेट ऑफिस है, वहां पर हमें सारी जगह पे इस मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में जितने भी एमएसएमई रजिस्टर्ड हुए हैं, जो ये ट्रांजिशन पीरियड था,
ठीक है, ये ट्रांजिशन पीरियड था कि शैल हैव लिमिटेड लाइबिलिटीज। हमेशा याद रखिएगा, जो एमएस सीएस जो होते हैं इनकी लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है और अपने नाम के पीछे ये लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद अमेलगमेशन, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड डिवीजन। अगर वो अमेलगमेट करना चाहते हैं, देखिए इन केस ये सेक्शन 17 बताता है, अगर वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी ट्रांसफर करती है एसेट्स और लाइबिलिटी, किसको? दूसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या फिर दो कोऑपरेटिव या फिर अपनी अपने आप को दो कोऑपरेटिव सोसाइटी या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में डिवाइड कर देती है या अमेलगमेट हो जाती है किसी न्यू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में, तो क्या हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लायंसेस करानी पड़ेगी, 2/3 जैसे मैंने आपको बताया था, याद रखना, और मेंबर्स को नोटिस देनी पड़ेगी कि हम लोग ये कराने वाले हैं। उसके बाद दे रिप्लाई विद इन 1 मंथ, जो भी है रिप्लाई उनको मिल जाएगा एक महीने के अंदर अंदर। अगर रिप्लाई नहीं मिलता है मेंबर्स का तो माना जाएगा, हम डीन मान लेंगे कि हाँ हमें एसेंट क्या जो है, मतलब उनका जो कंसेंट है वो चीज मिल गया। ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? इसको अप्रूव भी कर सकता है और इसको रिफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्रार खुद एक अमालगमेशन और रीऑर्गेनाइजेशन जो स्कीम्स होते हैं ना, आप लोगों को पता होगा, जब भी कंपनीज भी अमालगमेट होती है तो हमें एक पिटीशन फाइल करना पड़ता है, हमें एक स्कीम फाइल करना पड़ता है जिसके अंदर में रीजंस वगैरह लिखे रहते हैं, वैल्यूएशन लिखा रहता है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाली है। तो ये सारी चीजें जो स्कीम ऑफ अमालगमेशन है ये बनता है। तो कोऑपरेटिव बैंक के केसेस में सेंट्रल रजिस्ट्रार आरबीआई से अप्रूवल लेकर के इस स्कीम को क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा। अच्छा, हु शैल बी रिगार्डेड एज द सब्सिडियरी इंस्टीट्यूशन। आप लोगों ने सब्सिडियरी कंपनी का नाम सुना था। अब सब्सिडियरी इंस्टीट्यूशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन होंगे? वो होंगे, अगर एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दूसरे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या बॉडी ऑफ सच इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, या फिर हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी होल्ड करती है ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन का, या फिर एक वन और मोर मेंबर ऑफ सच मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होल्ड्स, या तो खुद या फिर टुगेदर विद subsidiary institution या their relative as the case may be the majority of the equity shares of the institution। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर 3 चीजें करती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, दूसरी चीज क्या करती है? मोर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन होल्ड करती है, तीसरी चीज ये करती है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक सब्सिडियरी इंस्टीट्यूशन है, उस सब्सिडियरी इंस्टीट्यूशन के साथ या फिर अकेले खुद के साथ उस सब्सिडियरी इंस्टीट्यूशन के साथ या उन लोगों के रिलेटिव्स के साथ में, उनके रिलेटिव्स के साथ में मेजॉरिटी जो शेयर्स है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर में हेल्ड करती है, मेजॉरिटी जो शेयर्स होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर में हेल्ड करती है, तो इस केसेस में क्या हो जाएगा? आपकी ये जो कंपनी है, ये जो इंस्टीट्यूशन है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की भी क्या हो जाएगी? सब्सिडियरी इंस्टीट्यूशन हो जाएगी। सब्सिडियरी इंस्टीट्यूशन डज नॉट इंक्लूड पार्टनरशिप फर्म, दिस कैन कम इन एमसीक्यू। ओके, नाउ द एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं सब्सिडियरी इंस्टीट्यूशन के, हर साल जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर में, जनरल बॉडी मीटिंग क्या होती है? जनरल मीटिंग जैसे एजीएम होती है कंपनी की, वैसे इन लोगों की जनरल बॉडी मीटिंग होती है हर साल, जो कि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो आपके मतलब हेल्ड कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्शन वगैरह कंडक्ट कराते हैं, जिसके जो सारे मेंबर्स वगैरह आते हैं उसके अंदर में और बहुत सारी कंसिडरेशन लेते हैं। तो इनकी जो बैलेंस शीट्स वगैरह होगी, इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, ये सारे इनके जनरल बॉडी मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर में हम लोग प्लेस ऑन करेंगे। ठीक है, हमारे डेबिट गुरु के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, subscribe it, you will get this notes there, and I'll be making a separate video of another part of Cooperative Societies Act. You can join our course,
You can install Debit Guru from Play Store. You can visit our website, that is debitgurus.com, and you will get there many things as required by you. So let's come back again. कब रजिस्ट्रेशन आपकी कैंसिल हो सकती है? अगर आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज दूसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो उस केसेस में हो सकती है अमालगमेशन हो जाए आपका, या अब जो हमने डिवीजन पढ़ी है वो हो जाए, तो उस केसेस में क्या हो सकता है, आपकी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर खुद को कन्वर्ट कराना चाहती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो वो डेफिनेटली करवा सकती है। सेंट्रल रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार 6 महीने के अंदर अंदर अगर उसको लगता है कि एक स्टेट से ज्यादा में अगर आप ऑपरेट करते हो तो उस केसेस में आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है, और अगर रिफ्यूज करता है तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको इंटीमेट कर देता है। एक फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन ओब्टेन करना पड़ता है सर्टिफिकेट इसी एक्ट के अकॉर्डेंस के अंदर में। फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब वो होता है जो फेडरेशन और एसोसिएशन होती है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, एंड मतलब जो इसी वो भी इसी एक्ट के अंदर में ही रजिस्टर्ड होती है। इनकी मेंबरशिप इज अवेलेबल ओनली विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब ये जो हम बोलते हैं ना कि हमारे इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हो सकते हैं, दूसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हो सकती है, बट फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केसेस में सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी ही आपके मेंबर हो सकती है, और ये लोग क्या करते हैं, बैंकिंग बिजनेस ही कंडक्ट करते हैं। ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह होते हैं ना, ये लोग इस टाइप की होती है। अच्छा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स कौन कौन बन सकते हैं? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं, कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बन सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बन सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बन सकते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश अंडर द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट, ये भी बन सकते हैं। उसके बाद में कोई भी कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो, या फिर गवर्नमेंट कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर में डिफाइंड हो। ठीक है। और या फिर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर कोई ऐसा हो जो सेंट्रल रजिस्ट्रार परमिट कर दे, वो भी आपके क्या बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। इंडिविजुअल कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी जो इफको जो है हमारे नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके मेंबर कौन नहीं बन सकते हैं, इंडिविजुअल नहीं बन सकते। और जो फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जिनका पर्पस क्या होता है, बैंकिंग बिजनेस का होता है, उसके भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है। अगर एवरी एप्लीकेशन फॉर एडमिशन एज अ मेंबर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने अप्लाई किया, आपको मेंबर बनना है, वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे 4 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड डिसीजन ऑफ सच सोसाइटी। और सोसाइटी अपनी डिसीजन जो है, एप्लीकेशन जो है, 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सच कम्युनिकेट कर देगी किसी उन एप्लीकेंट्स को कि हमने आपका एक्सेप्ट किया है या अप्रूव किया है मेंबरशिप। कितने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन, ऐसा जो डिसीजन हमने लिया है एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल का, उसके 15 दिन के अंदर अंदर। नॉमिनल और एसोसिएट मेंबर्स कौन होते हैं? नॉमिनल और एसोसिएट मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपॉइंट करती है। ठीक है। जो which are not entitled to subscribe the shares of such societies or have any interest in the management thereof, including right to vote, elect as a director or board participate in the general body meeting। यानी इन सब ये जितने भी नॉमिनेट और एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, ये बेसिकली एम्प्लॉइज वगैरह के कंसर्न्स को डील करते हैं, और ये लोग कोई शेयर्स वगैरह हेल्ड नहीं करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ना ही जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर में आते हैं और डिसीजंस के अंदर में पार्ट लेते हैं। जो रेजोल्यूशंस वगैरह फ्रेम होती है उसके अंदर में भी पार्ट ये लोग नहीं लेते हैं। ये लोग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ही इनको अपॉइंट करती है फॉर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। ठीक है। Now, who can become the members of the multi-state cooperative society? Members who cannot become, हमने अभी पढ़ा था कौन बन सकता है, अब कौन नहीं बन सकता है। अगर वो सेम कॉम्पिटिटिव बिजनेस कंडक्ट करता है, जैसे मेरी अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी
एजुकेशनल बिजनेस अगर कंडक्ट करती है, ठीक है, अगर मेरी एजुकेशनल बिजनेस कंडक्ट करती है तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, कोई मेंबर सेम अगर अगर मतलब अगर सपोज करिए मिस प्रियंका ही है, ठीक है, अगर वो भी यही वाली बिजनेस कंडक्ट करती है तो शी कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ दिस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और आपने 2 साल कंटिन्यूअसली सर्विस प्रोवाइड करी हो बिलो द मिनिमम लेवल एज स्पेसिफाइड अंडर बाय लॉज, तो उस केसेस में आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। अगर आपने 3 कंसेक्यूटिव जनरल मीटिंग्स नहीं अटेंड करी हो तो उस केसेस में आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सोसाइटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। और ये जो एब्सेंस है इट हैज नॉट बीन कंडोन्ड, मतलब कि आपने अटेंड तो करी नहीं, सही है, और आपके मेंबर्स ने भी बोला चलो कोई बात नहीं, ये भी नहीं बोला उन लोगों ने, और आपको सीधा सीधा क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। अगर आपने डिफॉल्ट किया है किसी भी पेमेंट वगैरह का जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ड्यू है आपकी तरफ से, तो उस केसेस में भी क्या हो जाएगा, आप नहीं बन सकते। एक्सपल्शन मतलब हटा देना, एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स हो जाता है, आप मेंबर बन चुकी हो उसके बाद में आपको हटाया जा रहा है, अगर आप कोई प्रॉपर वर्किंग से डेट्रीमेंटल कुछ कर रहे हो, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर आपने जाकर के कुछ किया तो आपको क्या कर दिया जाएगा, 2/3 वाला याद रखना, ये हर जगह ही है, आपको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसके बाद वोटिंग बाय द मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हम जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, वोटिंग कैसे कैसे होती है, ठीक है। अगर आप मेंबर हो या फिर अगर आप मेंबर या एम्प्लॉय हो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो उस केसेस में आपको एक एक वोट पर पर्सन मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेंबर और एम्प्लॉय दोनों हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, यू कैन नॉट वोट ऑन द गिवन बिलो डिसीजंस। कौन कौन से, इलेक्शन ऑफ मेंबर, बोर्ड के लिए किसी मेंबर को इलेक्ट करना है तो उस केसेस में आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। अगर आपको फ्रेम करना है बाई लॉज ऑफ सच सोसाइटी या कोई अमेंडमेंट करनी है तो आप इसके अंदर में वोट नहीं डाल सकते हो, अगर आप एम्प्लॉय भी रहे और आप अगर मेंबर भी रहे। अगर इन केस एन इक्वालिटी ऑफ द वोट, अगर इक्वालिटी ऑफ द वोट हो जाए, मतलब मतलब 50-50 हाँ 50% ना, तो क्या हो गया, इक्वल हो गए वोट्स, तो उस केसेस में द चेयर पर्सन के पास में होना चाहिए, जैसे हम लोगों के पास में कंपनीज में भी क्या होता है, लास्ट में क्या करता है, चेयर पर्सन के पास में एक कास्टिंग वोट होता है, वो क्या करते हैं, इक्वालिटी के केस में उसको यूज करते हैं, आपने पार्लियामेंट्स वगैरह में भी देखा होगा सेम चीज। उसके बाद नॉमिनेटेड पर्सन कौन होते हैं, नॉमिनेटेड पर्सन वो होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, उनके पास में भी एक एक वोट होगी। आपने नॉमिनी डायरेक्टर्स का भी नाम सुना होगा, जिनको गवर्नमेंट एंटिटीज इलेक्ट करती है, नॉमिनी डायरेक्टर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिनको गवर्नमेंट कंपनी या फिर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, इलेक्ट करती हैं। तो द सेम कंसेप्ट इज हियर, दिस इज रिगार्डिंग योर नॉमिनी मेंबर्स, नॉमिनी मेंबर्स नॉमिनेटेड पर्सन जिनको ये सारे इंस्टीट्यूशंस इलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब आते हैं इंडिविजुअल जो मेंबर्स होंगे, इंडिविजुअल जो आपके मेंबर्स होंगे उनके पास में राइट नहीं है कि वो प्रॉक्सी या फिर कोई दूसरे भी मेंबर्स होंगे, यहाँ पे प्रॉक्सी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, प्रॉक्सी नहीं है, आपको इन पर्सन ही वोट डालना पड़ेगा, आपको इन पर्सन आकर के ही वोट डालना पड़ेगा। ओके, नाउ मेंबर्स जिनकी जो होल्ड करते हैं मैक्सिमम 1/5 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ये बिलो जो हैं जितने भी मेंबर्स हैं इनको मैक्सिमम कितना हम दे सकते हैं, 1/5 दे सकते हैं। कौन कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, एंड एनी अदर कॉर्पोरेशन ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और एनी अदर कंपनी एज डिफाइंड अंडर, यानी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी जो है वो। एज देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एज सच इसी वजह से क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर में, जैसे हमने प्राइवेट कंपनीज में भी पढ़ी है ना, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोहिबिशन नहीं है, देयर इज रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि इतना परसेंट मैक्सिमम शेयर्स इन लोगों के पास में रहेंगे, इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, नाउ रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स आर एज पर बाई लॉज, जो भी रिडेम्पशंस होंगे मेरे शेयर्स के
वो बाईलॉज के हिसाब से होंगे, और या फिर अगर नहीं है कुछ उसके अंदर लिखा तो म्यूचुअल अग्रीमेंट के हिसाब से होंगे, लेकिन फेस वैल्यू के ऊपर में होंगे, ठीक है। अगर डिसीज मेंबर, अगर कोई पर्सन मर जाता है तो उसकी जो शेयर्स वगैरह ट्रांसफर करने पड़ते हैं, या फिर अगर शेयर ट्रांसफर नहीं करते हो तो जितने भी पेमेंट होते हैं, मतलब उसकी जो वैल्यू खड़ी रहती है उस तारीख पे, उसका पेमेंट करना पड़ता है किसको? नॉमिनी को। अगर नॉमिनी लिखा हुआ है, मेंशन है, अगर नहीं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो लगता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को विद इन 6 मंथ ऑफ हिज डेथ। एक्सेप्शन क्या है? अगर स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, कोर्ट ने अगर कोई स्टे ऑर्डर वगैरह लगा के रखा है तो दैट इज एन एग्जेम्पशन। उसके बाद में लाइबिलिटीज ऑफ द पास्ट मेंबर एंड एस्टेट ऑफ डिसीज मेंबर। लाइबिलिटी क्या होगी? लाइबिलिटी अगर आप मर जाते हो, ठीक है, और आप दो, मतलब आप मर जाते हो या फिर आप रिजाइन कर देते हो या फिर आप छोड़ के चले जाते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो उस केसेस में क्या होगा? आने वाली 2 साल की जो लाइबिलिटी ऑलरेडी अराइज हुई थी आपके टेन्योर के वक्त, तो आने वाले 2 साल तक आप क्या होगे? उस चीज के लिए लाइबल रहोगे, और मरने के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लाइबल। नाउ जनरल बॉडी मीटिंग। जनरल बॉडी मीटिंग जैसे शेयर होल्डर्स वगैरह मीटिंग होती है, हमारी क्लास मीटिंग्स होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होती है, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग अलग होती है, तो उस केसेस में यहाँ पर भी एक जनरल बॉडी मीटिंग होती है। जनरल बॉडी मतलब यहाँ पर क्या है? जनरल बॉडी का मतलब क्या होता है? जितने सारे मेंबर्स होते हैं वो जनरल बॉडी होते हैं, और इन केस बायलॉ स्पेसिफाई स्मॉलर, अगर बोलता है कि इतना स्मॉलर मेंबर को ही हम जनरल बॉडी मानेंगे, तो उस केसेस में उतने ही जनरल बॉडी ट्रीट करे जाते हैं, ठीक है। मेंबर्स जो होते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं themselves in the meeting of other multi state cooperative society। जो मेंबर्स होते हैं वही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेंबर्स अगर हुए, अगर सपोज करिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है डेबिट गुरु, ठीक है, डेबिट गुरु इज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मेंबर हैं किसकी? एपी की, ठीक है। ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उस केसेस में क्या होगा? इसके जो मेंबर्स होंगे they shall only be liable to represent debit guru in the meeting of AP। I guess it is clear now। Okay, so coming to annual general meeting। annual general meeting क्या होता है? बोर्ड कॉल करती है 6 मंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग ईयर के केसेस में बोर्ड कॉल करेगी। डिस्कशंस क्या क्या होते हैं आपको सबको पता है, अकाउंट्स वगैरह का, ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट कंप्लायंस रिपोर्ट, नेट प्रॉफिट वगैरह का डिस्पोजल, ठीक है, रिव्यू ऑफ ऑपरेशनल डेफिसिट अगर कुछ है, स्पेसिफिक रिजर्व अगर कुछ क्रिएट किया है आपने, एनुअल बजट जो होता है आपका, ये सारी चीजें इसके अंदर में है। एक बार आपको रीड करना है, आपको लर्न बिल्कुल नहीं करनी है, आपको खाली डेज देखने हैं, आपको थोड़ी बहुत प्रोसीड्यूर पता होनी चाहिए कंप्लायंसेस की, कितने परसेंट की वोटिंग लग रही है, कितने दिन के अंदर में हो रहा है सब चीज। उसके बाद आपको जस्ट एक सिंपली समझना है इस चीज को, ताकि आप जो वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना इनकरेक्ट और करेक्ट वाले, उसको आप क्रैक कर पाओ, ठीक है। अब ये वाली चीजें देख लीजिए। अगर बोर्ड अगर फेल करता है जनरल मीटिंग कॉल करने में, तो 6 महीना ऑफ द करेस्पॉन्डिंग ईयर तो खत्म हो गया आपका। 6 मंथ के अंदर अंदर उसने नहीं करा पाया, तो उस केसेस में 90 डेज फ्रॉम 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद कौन करेगा? सेंट्रल सॉरी मेंबर्स जो बचे रहते हैं वो लोग मीटिंग कॉल करते हैं, और इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जैसे अपने रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग पढ़ते हैं ना, वैसे ही इस केसेस में यहाँ पर मेंबर्स कॉल करते हैं और एक्सपेंसेस आर ब्रोन बाय द सोसाइटी इटसेल्फ। उसके बाद में एवरी एजीएम के अंडर में बोर्ड क्या करेगी? स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ लॉसेस। अगर कोई लोन्स वगैरह उन्होंने मतलब दिया है किसको? टू एनी मेंबर्स को, लोन या फिर क्रेडिट पे गुड्स वगैरह दिया है किसी भी मेंबर को, या मेंबर किसका? किसी भी मेंबर ऑफ बोर्ड को, या फिर उसके रिलेटिव्स को, जैसे स्पाउस, सन, डॉटर ऑफ द मेंबर। तो बोर्ड क्या करना है? उनको ये इस चीज का जो पर्टिकुलर लोन का जो स्टेटमेंट है वो प्लेस करना पड़ेगा जनरल बॉडी मीटिंग में, ठीक है। ऑन डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड, देखिए यहाँ पर लिखा है ये सारी चीजें आपको करनी है। अब स्पेशल जनरल मीटिंग क्या होती है? स्पेशल जनरल मीटिंग होती है ऑन डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड। जैसे अपनी ईओजीएम कंडक्ट कराते हैं ना, क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यहाँ स्पेशल जनरल मीटिंग।
बोर्ड के डायरेक्शन पे या फिर किसी के रिक्वेजिशन, किसी मेंबर के रिक्वेजिशन पे। मेंबर के रिक्वेजिशन कैसे आती है, सॉरी मेंबर के रिक्वेजिशन कैसे आती है, या रिक्वेजिशन ऑन राइटिंग फ्रॉम सेंट्रल रजिस्ट्रार और मेंबर क्या करते हैं, वो लोग रिसीव करते हैं 1 मंथ के अंदर अंदर फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कॉल्स फॉर स्पेशल जनरल मीटिंग। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बोलते हैं कि भैया जनरल मीटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये जो स्पेशल जनरल मीटिंग है वो कंडक्ट कराइए। आप मेंबर्स या मेंबर्स राइट करते हैं और सेंट्रल रजिस्ट्रार उस चीज का पावर देती है कि चलिए आप बुलाइए उस चीज को, 1 महीने के अंदर अंदर ये लोग राइट करते हैं। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिर भी नहीं बुलाता है तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, स्पेशल जनरल मीटिंग तो फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार या फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार किसी पर्सन को ऑथराइज करता है, तो वो क्या करते हैं, मीटिंग को कंडक्ट कराते हैं। So this was the first class of Multi-State Cooperative Societies Act. I guess this is very clear to you all, and why this act came into existence is very important. Which state has the maximum number of cooperative societies can be asked in your questions, and how many chapters are there? There are 15 chapters. What you need to study, I'll give you a very gist now. You need to study, number one, about some introduction. Secondly, you need to study about the members, meetings, votes. These things you need to study. Then you need to study about directors. ठीक है? You need to study about directors and management. You can refer to the Bear Act if you want. Number four, accounts. Number five, audit. Number six, penalty. That's it. And you will be, if you will be getting questions in your IFCO exam, IFCO accounts trainee exam, you can get questions from here. Mostly days based question could be asked. Days, how many, in within how many days you need to submit that days based question. Directors management and here powers. ठीक है, days based question could be asked, which incorrect or correct one questions can be asked. That's it. You won't get anything different from. And important section numbers could be asked, that is about of bylaws and all. Now these are list of national cooperative societies. This thing once read and keep in mind. So that's all, guys. Thank you so much. uh, keep subscribing us, and please subscribe our Telegram channel for regular job updates, free notes, free MCQs. So that will be very helpful for you if you are preparing for IFCO accounts trainee, if you are preparing for Power Grid, if you are preparing for NTPC, or if you are preparing for any state level PSU exams. You are free to contact us. I'll be posting the Telegram ID in the description box. You can contact my staff. I'll be posting the contact number for your reference. And you can download Debit Guru app from Play Store, and you can also message us in the chat option so that we can entertain you in the best possible way. And keep studying hard, because you know jobs are very tough these days. So thank you so much and all the best. Bye bye. Take care.